जय हिंद एवरीवन। तो आज हम केमिस्ट्री की लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं और आज पढ़ेंगे मैटर इन सराउंडिंग में ही और थोड़ी सी डिटेलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर भाई आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक चीज़ आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें अवेलेबल कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्लास 9th हो, क्लास 10th हो या फिर NTSC से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, इवन आपकी क्लास 9th और 10th लेवल पे जितने भी ओलंपियाड्स हैं सबकी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आज लेक्चर आपका प्रीमियर होगा टोटली, बट आई एम इन चैट सेक्शन, तो उसके लिए एकदम रिलैक्स हो जाओ कि भैया टेंशन लेना है कि भैया आप कैसे बात करूं, आप कुछ भी पूछना है कमेंट करो, आई विल बी देयर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बातचीत तो कर नहीं सकते, तो क्यों ना पढ़ाई ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई कर लें। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भाई अगर आप चैनल पे नए हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, चैनल पे नए वाले बच्चों के लिए डेली इन्फॉर्मेशन, पुराने तो मास्टर आदमी उनको सारी चीज़ें पता है कि नहीं भाई, है कि नहीं। चैट बॉक्स में दिख जाना चाहिए कि पुराने बच्चों को सब कुछ पता है भाई। क्लासेस की टाइमिंग की बात करें आपकी क्या है भाई, 4 PM पे मैथ्स की क्लास डेली चलती है आपकी। आज कुछ इंटरनेट इश्यूज था, सो दैट्स वाई वो नहीं चल पाई, बट डेली आपकी चलेगी आगे से। साइंस चल रही भाई 6:30 बजे, जिसमें क्या हो चुका है, फिजिक्स को हमने लगभग हरा दिया है। अब बारी हमारी केमिस्ट्री की और साथ ही साथ बायो भी चल रही है, तो कल आपकी बायो की भी क्लास आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहें। कल नहीं, शायद हाँ कल, ठीक है, कल या परसों आने वाली है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम में, तो इसके लिए रेडी रहें सभी लोग। और रीजनिंग की क्लास भाई, ठीक है, रीजनिंग की क्लास आपकी ओवर हो चुकी है, तो इसमें अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो उसको आप कवर कर सकते हो, या फिर रीजनिंग की क्लास में आप प्रीवियस वीडियोस को देख के उनको पढ़ाई कर करके इनको फिनिश कर सकते हो। क्लियर। बाकी रही बात कि भैया मुझे NTSC में नया हूं, मैं कैसे पढ़ूं, मुझे कुछ डिटेल बता दीजिए, तो बाबू आप क्या चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगी लिंक, वहां पे NTSC के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। रिलैक्स होके आराम से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और सारी चीजें पा जाओगे। ठीक है, चलो अब आगे बात भाई, भैया और थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस हमें कर दीजिए, हमें चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैं, है ना, थोड़ा सा वीक हूँ मैं, मीडियम लेवल का स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, उतनी चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैं, तो आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं यार, हम समझाएंगे आपको। ठीक है, आपको पर्सनली गाइड करेंगे कहाँ आप लैग कर रहे हो। देखो चीज़ें वही गाइड आपको कर पाता है जो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें फेस किया होता है, तो हम लोगों ने यार सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं पहले से, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ जुड़ जाओ। कहाँ से, NTSC टेस्ट सीरीज के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, पहले लड़ना सिखाया जाएगा पार्ट टेस्ट के थ्रू, एक पार्ट टेस्ट हो चुका है, सारे बच्चों को मज़ा आया होगा। जिन भी बच्चों ने ऑनेस्टली दिया था यार, प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ भैया मज़ा आया था, हमने टेस्ट दिया था, लेवल्स के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशंस आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद 7 फुल टेस्ट हैं भाई, 7 फुल टेस्ट हैं। पहले जैसे ही पार्ट टेस्ट खत्म होंगे आप लड़ना सीख जाओगे, आप छोटे छोटे चैप्टर्स को तैयार करना सीख जाओगे, फिर ओवरऑल लड़ाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं आपको, 2 चीजें अलग से मिलने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेनिफिशियल चीज है आपके लिए, दैट इज पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलने वाली है भाई। पर्सनल मेंटरशिप का क्या मतलब भैया कि पर्सनली आप बात करके पूछ सकते हो। अभी आपका फुल टू फुल ग्रुप डिवीजन होने वाला है बहुत ही जल्द, 9th और 10th वाले के लिए अलग अलग। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटजीज होगी आपकी पढ़ने के लिए, अलग अलग तरीका होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, जूम मीटिंग मिलने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप देखे होंगे चैनल पे हम लोग बात करते हैं पर्सनली, हर एक बच्चे से कोशिश करते हैं बात करने का, उनके डाउट्स को रिजॉल्व करने का, है ना, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व होना चाहिए, बिकॉज डाउट ही आपका क्या होता है, एग्जाम में आपको पीछे लेके जाता है। तो ये चीजें, नेक्स्ट जूम मीटिंग है कब भैया, तो आपको रिमेंबर रखना है 10 अगस्त को। जो नए बच्चे हैं उनकी पहले होगी, ठीक है, नए बच्चे हैं वो ध्यान में रखें, 10 अगस्त को जूम मीटिंग है, उससे पहले ही आप ज्वाइन कर लें रैंकर्स का NTSC RM टेस्ट सीरीज, ताकि आप हमसे बात कर सके, आपकी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, बेनिफिट्स को उठाओ। चलो प्रचार रही बात भाई, ये सारी खत्म करते हैं। उसके बाद ये वाली बातें हमने कल करी थी, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कैसे कैसे सारी चीजें हुई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगा मैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। तो आज जहां से पढ़ने वाले हैं भाई, कहां तक पढ़ा था हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कि 3 बेसिक होती है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है, 3 बेसिक होती है जो नॉर्मली पढ़ते हो, कौन कौन से, एक होती है सॉलिड, दूसरी क्या होती है लिक्विड्स होती है, तीसरी क्या होती है गैस।
3 पढ़े, ठीक है, 3 पढ़े, हर जगह आप 3 ही पढ़ते आते हो, 8th में भी 3 ही पढ़ा होगा तुमने, तो ये सारी चीजें 3 ही, बट आपको 2 और ध्यान रखने हैं, 3 है बेसिकली, तो मैं उसको बता भी दूंगा, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा, उसको रिलैक्स रहो अभी। तो चौथी जो है भाई वो क्या है, प्लाज्मा। आपको एनटीएससी पर्पज से ये थोड़ा सा माइंड में दोनों को रखना है। ये क्या है आपका, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस भी थे, आइंस्टाइन साहब भी थे, दोनों लोगों ने मिलकर ये चीजें बताई थी। तो प्लाज्मा क्या है बेसिकली भाई, ये है देखो गैस, एक बात धीरे धीरे इसको समझते हैं, ठीक है बेसिकली गैस। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, गैस क्या था, जिसके पार्टिकल्स कोई फिक्स नहीं है, कितने दूर में रहेंगे, शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो गैस ये, बट गैस एट हॉटर टेम्परेचर। आप देखो क्या है, प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आप इसको अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बताइए, तो प्लाज्मा को आप बोलोगे अलोंग विथ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ठीक है। जस्ट एज लिक्विड विल बॉयल चेंजिंग इनटू गैस व्हेन एनर्जी इज एडेड, हीटिंग ए गैस विल फॉर्म प्लाज्मा। जैसे समझो, जब लिक्विड्स को हम एनर्जी देते हैं, आगे आपको बताऊंगा मैं, तो ये कहाँ जाती है, गैस में जाती है। अब यहाँ पे जब गैस को हम एनर्जी देते हैं तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा में। एनर्जी का क्या मतलब है, एनर्जी बोल सकते हो या फिर टेम्परेचर बोल सकते हो, ठीक है। प्लाज्मा बेसिकली होता क्या है, जब गैस को तुम एनर्जी देते हो, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक चीज है। गैस को तुमने क्या करा, एनर्जी दिया, या फिर तुमने क्या करा, हीट दिया। हीट बेसिकली, हीट टेम्परेचर सारी क्या है, एनर्जी बेस्ड है। जब एनर्जी तुम देते हो, जो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, ये सफिशिएंट एनर्जी क्या करते हैं, ले लेते हैं और इसके न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं, क्या दे देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो आपको पता है ना, किसी भी गैस से, किसी भी एटम से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो क्या करता है, अपनी प्रेजेंस वहां बताने के लिए, मैं भाई यहां से हट रहा हूं। जैसे आप सोडियम है, ठीक है, ध्यान समझना, अगर ये सोडियम है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम माइनस कर रहे हो, तो ये क्या करेगा कि भाई मुझे अपनी प्रेजेंस आपको दिखानी है, समझानी है कि मैं यहां से हट रहा हूं, तो ये सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज दे देगा, ठीक है। तो प्लस चार्ज का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, वहां से निकाला है। उसकी फैमिली में 10 मेंबर थे, ठीक है, बेसिकली 11 मेंबर होते हैं, 11, तो 11 में से तुमने क्या किया है, एक निकाल दिया है। अब इसके पास 10 बचे हैं, बट ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि एक हटा हुआ है वहां पे, क्लियर। तो यहाँ पे जब एनर्जी क्या होती है, गैसेस क्या करते हैं, गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले लेते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के वो एक सूप की तरह कंबाइन, मतलब सिस्टम में ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपके और न्यूक्लियस विथ पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंबाइन सिस्टम में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं भाई, इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। कंडक्टिव नेचर शो करने लगते हैं, ठीक है, कंडक्टिव गैस भी बोल सकते हो। प्लाज्मा क्या है आपकी, इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो जाती है। बेसिकली अब क्या बोलोगे आप कि भैया इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बात नहीं भाई। अगर गैस है आपकी, कोई मान लेते हैं ये गैस है, ये गैस दोनों चीजें कंटेन करती है, इलेक्ट्रॉन भी और न्यूक्लियस विथ पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ये न्यूट्रल होती है। चार्ज क्या होती है ओवरऑल, 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बेसिक अगर पार्टिकल्स की बात करोगे तो आयंस इस पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। आयंस बोल सकते हो कि बेसिक पार्टिकल्स जो गैस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो आयंस के फॉर्म में। अब प्लाज्मा आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा रोड लाइट, जो हमारे पुलिस साहब होते हैं, पुलिस लोग होते हैं, है ना, आजकल लेके ट्रैफिक पुलिस लोग खड़े होते हैं ना लाइट, वो नियॉन वाला इफेक्ट, वो उसमें क्या होती है, गैसेस भरी होती हैं, प्लाज्मा वाली। फ्लोरेसेंट ट्यूब देखा होगा तुमने, है ना। आपने एक चीज और सुनी होगी भाई, सन है, स्टार्स हैं, वो क्या है, जो भी गैसेस से ही बने हैं उनको क्या है, प्लाज्मा ही है वहां पे, ठीक है। हाई टेम्परेचर, इवन बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर जब तुम दे दोगे, सन क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है, लगभग 300 ट्रिलियन केल्विन के आसपास होता है सन, है ना, 300 ट्रिलियन के आसपास होता है इसका टेम्परेचर, शायद आप देख लेना, ट्रिलियन केल्विन के आसपास होता है टेम्परेचर। इससे भी ज्यादा क्या होती है आपकी प्लाज्मा, लगभग 400, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा माइंड में रख लेना, मैं बता भी दूंगा इसको चैट में, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा टेम्परेचर कितना होना चाहिए था, बट चलो मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। चलो, तो ये फोर्थ पार्टिकल क्या है, गैस का ही रूप है, बट गैस को जब तुम एनर्जी दे दोगे तो वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा। अब कैसे कन्वर्ट होता है ये बात भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे भाई, कि आप क्या करते हो, गैस को एनर्जी देते हो तो गैस के इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और
जो न्यूक्लियस है उसको छोड़ देते हैं, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए। तो दोनों क्या है भाई, चार्ज आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है आपका, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ये मोस्ट इफिशिएंट कब होता है, जब ये देखो इलेक्ट्रिकली एक्टिव है, ठीक है। तुम्हें पता होगा, चार्ज तुमने पढ़ा है फिजिक्स में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम ले आते हो तभी भी ये प्रेजेंस शो करेगा। क्या तुम्हें पता है ना, चार्ज आयंस ये सारे इफेक्टिव होते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्या है, गैस। आपने देखा होगा ये जो बिजली कड़कती है ये सारे प्लाज्मा ही होते हैं वहां पे, आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी एक फॉर्म और होता है क्या, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये भी गैस ही है बेसिकली। गैस को जब तुम क्या कर देते हो, गैस को कूल कर देते हो, ठीक है, कूल कर देते हो, तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में, ठीक है। अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -273 के आसपास। ये वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, वेरी क्लोज होता है, बट एक्चुअली इतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्लोज होता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है भाई, 0 केल्विन। तो ये एब्सोल्यूट 0 केल्विन नहीं होगा, ठीक है। -273 इतना बताया जा रहा है, रेंज आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलो, अब जो बेसिक बात है, इसमें थोड़ी सी और चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि वहाँ पे पार्टिकल्स आपका आयंस थे, मेजर कंस्टिट्यूएंट आपके आयंस थे। आयंस ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए। उनको आप देखोगे अगर बेसिक पार्टिकल्स मैटर का, तो आयंस आपको वहाँ मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलते हैं, उनको बोलते हैं भाई बोसॉन, ठीक है, बोसॉन, बोसॉन, ठीक है, बोसॉन। ये अब होते क्या है, ठीक है, जैसे वहां पे तुमने इलेक्ट्रॉन सुना था, प्रोटॉन सुना था, वैसे ही ये बेसिक पार्टिकल होते हैं किसके, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के, बोसॉन, ठीक है। आगे एक और 6वां पार्ट मिलता है, दैट इज फर्मी आयनिक कंडेंसेट, है ना, इसी से रिलेटेड होता है ये। इन कंडेंसेट मैटर फिजिक्स, अ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो कॉल्ड फिफ्थ स्टेट। तो ये जरूर ध्यान रखना सारे लोग, विच इज टिपिकली फॉर्म्ड व्हेन अ गैस of bosons at low densities is cooled to temperatures very close to absolute zero। अब बोलोगे भैया ये बोसॉन्स वाला पता कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, इसकी बात बता दीजिए। पता कैसे चलेगा कि भाई ये बोसॉन्स वाला पार्टिकल है और ये क्या है, और अभी जब इसके बाद में बता दूंगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक छोटा सा और चीज़ें समझ लेते हैं। जो कितना हो गया भाई आपका, ये हो गया 5वां, ये वो हो गया 5वां। एक 6वां जो 6th होता है, दैट इज फर्मी आयनिक कंडेंसेट, ठीक है। ये भी क्या होता है भाई, 6th स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। 6th स्टेट ऑफ मैटर, बस आपको सिंपल सा जानना है कि इसमें जो आपकी बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, फर्मी आयंस होते हैं, फर्मी आयंस, ठीक है, फर्मी आयंस। जैसे वहां पे क्या था, बोसॉन था, यहाँ पे क्या था, फर्मी आयंस। अब जब आप 11th में जाओगे तो एक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, स्पिन करते हैं, एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। आप जब इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन करोगे तो उनको स्पिन के फॉर्म में ही भरोगे कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि स्पिन करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको 11th मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्या होता है भाई कि ये ऑड मल्टीपल में आपको मिलता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ n/2, ठीक है, /2 के ऑड मल्टीपल में। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा समझ लेना इसको कि ऑड मल्टीपल ऑफ /2 प्लस माइनस, ये स्पिन जब भी मिलेगा आपको प्लस माइनस के ऑड मल्टीपल में मिलेगा। बट वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। जैसे बोसॉन के लिए, फर्मी आयंस के लिए यहाँ पे देख लो, बोसॉन के लिए क्या होता है, ये n होता है बस, ठीक है। या तो वो 1 होगा +-1, या तो +-2। जैसे स्पिन अगर कर रहा है, ठीक है, स्पिन मतलब समझ रहे हो ना, बॉल जो स्पिन करती है तो वो कंप्लीट स्पिन होगा, ना कि हाफ। उसमें क्या होता है, फर्मी आयंस में जो फर्मी आयंस होते हैं वो हाफ स्पिन करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फुल, ठीक है, ठीक है। तो देखो कौन सी गैस भाई बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनेगी, कौन सा बनेगा आपका, फर्मी आयनिक। तो जिसमें जो एटम, ठीक है, जो एटम इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो गैसेस एटम इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं वो क्या बनते हैं आपका, बोसॉन पार्टिकल्स कवर करते हैं। जो ऑड रखते हैं वो क्या हो जाते हैं, फर्मी आयनिक, ठीक है, फर्मी आयनिक। तो इसको छोटा सा है, इसको लिख लेना, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, बट छोटा सा है, ये लिख लेना, हो सकता है आपके पास पूछा जा सके आपके एग्जाम में, ठीक है।
चलो अब कुछ बात कर लेते हैं भाई, प्लाज्मा की पार्टिकल्स को देख लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो सॉलिड में क्या बोला था कि वेरी क्लोज होते हैं, ठीक है, वेरी क्लोज होते हैं भाई, देख के समझ में आएगा, थोड़ा सा फील आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ये आपका सॉलिड था, सॉलिड में देख सकते हो क्या है भाई, पास पास हैं आपकी जो भी पार्टिकल्स है, बाउंडेड है, काफी पास पास हैं। बट लिक्विड में क्या है, थोड़ा थोड़ा गैपिंग है दोनों के बीच में, है ना, मॉडरेट लेवल की गैपिंग है, क्या मॉडरेट लेवल की गैपिंग है ना, मॉडरेट गैपिंग, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है भाई, लूजली है, कोई फिक्स नहीं है कौन कहाँ है कौन कहाँ है, किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो कहीं कहीं पे यहाँ पे क्या है, छोटा सा गैप मिल रहा है, यहाँ पे अब इतना बड़ा बड़ा गैप, ठीक है, तो ये वेरी लूजली बाउंडेड होता है गैस। बट प्लाज्मा में क्या है भाई, सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हो, एटम्स हो, सारे क्या है, अलग अलग इंडिविजुअली लाई करते हैं, ठीक है। इतना हाई, ज्यादा वेरी हाई एनर्जी होती है भाई, सुपर लेवल पे एनर्जी ले जाओगे, सुपर एनर्जेटिक भी बोल सकते हो लेवल इनका, सुपर एनर्जेटिक की एनर्जी को जब बहुत ही हाई लेवल कर दोगे तब ये प्लाज्मास क्रिएट होते हैं। जो सन है भाई, जो स्टार है, ये क्या होते हैं, प्लाज्मा कंटेन करते हैं, ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर इनके अंदर होता है, ठीक है। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं भाई, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा रिस्पॉन्ड्स टू स्ट्रांगली टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला क्या कि आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्या आयंस प्रेजेंट होते हैं भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये पक्का रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों, क्योंकि आयंस क्या है, बेसिकली चार्ज ही है, तो चार्ज पार्टिकल ही तो है भाई। अब चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिकल चीजों को नहीं इफेक्ट करेगा तो किसको करेगा, तुम्हें पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, किसको इफेक्ट दिखाता है, बेसिकली चार्ज पार्टिकल को। तो आप अगर गैसियस है, वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट, मतलब चार्ज है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जरूर इफेक्ट दिखाएगा। और अगर चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको पता है मोशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी इफेक्ट दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी, सिंस प्लाज्मा हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, इसके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, एंड इंस्टीड एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड करता है। इट्स बिहेवियर इज मोस्ट कंपेरेबल टू द गैस, जैसा गैस है भाई उसी तरह बिहेवियर इसका होता है। चलो आगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज, ठीक है, ये मैंने बता लिया है, बट प्लाज्मा यूजुअली हैज नो ओवरऑल चार्ज, ठीक है। जैसे कंस्टिट्यूएंट एटम, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज जो बचा हुआ है एटम, उसके पास क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब प्लाज्मा इज द मोस्ट नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, इट मेक्स ऑफ द सन एंड स्टार्स। आप जितनी भी 99% चीजें देखते हो ना, सारी क्या है, आपकी प्लाज्मा से ही बनी होती है, जो यूनिवर्स में आपको मिलेंगी, ठीक है। आपको प्लाज्मा से ही, जो आपकी स्टार है, जो अर्थ है, सॉरी अर्थ नहीं सन है, वो सारे क्या है, प्लाज्मा। ये देख सकते हो प्लाज्मा का इफेक्ट, ये भी है प्लाज्मा का इफेक्ट। तो ये सारे क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी में जब आप 12th में जाओगे तो ये सारे पढ़ाए जाएंगे कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स में जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये रही बेसिक प्रॉपर्टीज। अब आगे इसके आगे बात कर लेते हैं अब तीनों की, ठीक है, दैट इज सॉलिड, गैस एंड लिक्विड की, ठीक है। तीनों में कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना हमें बेसिकली यही है। वो जो प्लाज्मा आप पढ़ रहे थे, जो भी चीजें, वो जस्ट एक नॉलेज के लिए था, ठीक है। चलो चलो भाई, एक बेसिक सी बात लिख लो, ठीक है, मुझे याद नहीं था। जो प्लाज्मा के लिए टेम्परेचर आप देते हो ना, मैं बता रहा था यहाँ पे कितना, 6 ट्रिलियन, ठीक है, ये गलत है, इसको नोट कर लेना, 6 ट्रिलियन केल्विन ये होता है टेम्परेचर एक्चुअली। और जो सन के कोर का टेम्परेचर होता है दैट इज 5 ट्रिलियन, ठीक है। तो प्लाज्मा उसके कोर से भी ज़्यादा टेम्परेचर कवर करता है, ठीक है। चलो आगे की बात कर लेते हैं भाई। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। बेसिक बात है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके आगे भी बढ़ सकते हो आप, ठीक है। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, ये सबको पता है भाई, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कितने पास पास है। गैपिंग कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें नहीं समझ में आएगा। इसके बाद वॉइड्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल देयरफॉर इनकम्प्रेसिबल। अब तुम बताओ, अब इसको कंप्रेस करने जाओगे, ये पहले ही बहुत छोटे हैं। वॉइड्स किसको बोलते हैं, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बीच बीच में जो आपका मॉलिक्यूलर स्पेस है उसी को क्या बोलते हो आप, वॉइड बोलते हो, ठीक है, खाली जगह। वॉइड का क्या मतलब भाई, खाली जगह। अगर वो कम है, ठीक है, अभी देखो जैसे मैं एक पेन है ना, ये मान लेते हैं आपका रिमोट है, ठीक है, 2 पेन है, ये बीच में इतना जगह मैं कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस हो जाएगा। अब अगर दोनों को पास पास रख के मैं बोलूं अब कंप्रेस करूं, सॉरी
ठीक है। अब कंप्रेस करूं तो नहीं हो पाएगा। वैसे ही पार्टिकल्स जब बहुत ही पास पास हैं, ये क्या है बहुत पास पास, तो तुम अगर कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे, तो क्या होते हैं ये इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स क्या होते हैं इनकंप्रेसिबल। अब लिक्विड की बात करो तो तुम्हें पता है भाई मॉडरेट लेवल की गैपिंग होती है, इसमें सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस से कम होती है, तो थोड़ा बहुत स्लाइटली कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, स्लाइटली कंप्रेसिबल होगा। जब थोड़ा सा स्पेस है सॉलिड में तो एकदम बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट लिक्विड में क्या है, लिक्विड में मोर देन सॉलिड और लेस देन गैस प्रेजेंट है, तो हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। चलो कंप्रेसिबल है ये, थोड़ा सा ये है, और ये तो भाई है ही ना, क्योंकि गैस देख सकते हो, एयर जो भरी आपकी पूरे रूम में, आप पिस्टन लगा के पचका सकते हो। ठीक है, पचका सकते हो, तो वो कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, चलो पार्टिकल मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेटरी मोशन। तुम्हें पता है भाई कि सॉलिड में जो हमारे पार्टिकल मोशन होते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं। ये सारी चीजें मैंने फिजिक्स में भी बताई थी कि वाइब्रेट करते हैं, ये ऐसे कभी इधर जाएंगे फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। ठीक है, और इसमें तो बहुत ही स्लो होते हैं, इज वेरी स्लो। ठीक है, हाँ, और वहां पे गैस वाला हमने कल देखा था जिगजैग मोशन की कोई फिक्स नहीं था गैस में, है ना। चलो इसके बाद इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी लार्ज दस वेरी डेंस। अब देखो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का क्या मतलब है भाई, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ये क्या होता है, बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, दैट्स वाई इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। क्लियर, डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, खींचते हैं, बट इसमें क्या है उससे कम होगा। ठीक है, इससे कम होगा, और यहां पे क्या होगा आपका एकदम ही कम होने वाला है। क्लियर, तो सॉलिड ये बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी, बेसिक ही बातें थी। अगर पार्टिकल्स के बारे में आपको नॉलेज है कि पार्टिकल्स किसमें किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो आप सारी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो। इससे ज्यादा कोई क्लियर बात नहीं हो सकती है कि अगर इंटर पार्टिकल क्या है भाई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपके पास है, ठीक है, थोड़ी दूर है, इसका मतलब ये थोड़ा सा इससे कम फोर्स, इसमें पास पास है, मतलब एक दूसरे को अगर खींचेंगे नहीं तो पास पास कैसे आएंगे, है ना, पास पास कैसे आएंगे। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दूर है भाई, थोड़ा सा कम फोर्स लग रहा होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस, यहाँ पे तो कोई फिक्स ही नहीं है कब कहाँ रहेगा कब कहाँ रहेगा, तो उसमें खत्म ही है, उसका तो बात ही ना करो। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं भाई, दैट इज इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखो इंटरचेंज का क्या मतलब है भाई कि हमारे पास जितने भी मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, ठीक है, बेसिकली प्लाज्मा की बात भी थोड़ी सी कर लेंगे, उसके ज्यादा उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटरचेंज ऑफ मैटर जो हमारे पास है वो हम कर सकते हैं क्या, हमारे पास कोई तरीका क्या कि सॉलिड को लिक्विड कर दें, लिक्विड को गैस कर दें, गैस को फिर से लिक्विड, लिक्विड को फिर से गैस कर दें, है ना। तो ये सारी चीजें है क्या अपने पास, तो हम जो ये कर सकते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो सबको पता होगा, दैट इज कि टेम्परेचर का कुछ घटा दें बढ़ा दें, एनर्जी घटा दें बढ़ा दें, तो टेम्परेचर कर दें, या फिर दूसरा किससे कर सकते हैं भाई, प्रेशर में कुछ छेड़खानी करके। ठीक है, दो ही तरीके हैं अपने पास, एक क्या टेम्परेचर में छेड़खानी कर दीजिए भैया, दूसरा क्या भाई कि प्रेशर में कुछ चेंज कर दीजिए। ठीक है, प्रेशर में कुछ चेंज कर दीजिए, है ना। दो तरीके हैं अपने पास, बस दो ही तरीके हमें जानने भी हैं। तो पहला बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो मैं इरेज कर देता हूं, खुद से यहाँ पे बनाते हैं अपन। ठीक है, अपने से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो मैं ऊपर लिख भी देता हूं क्योंकि आपको नोट्स देने हैं। यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है, और क्या है, टेम्परेचर है। दो चीजें आपकी क्लियर हैं। अब देखो अपने पास सबसे पहला क्या है भाई, सॉलिड है, दूसरा क्या है, लिक्विड है, क्लियर, और तीसरा क्या है, गैस। प्लाज्मा की बात बाद में करेंगे। अब हमें अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है, ठीक है, एग्जांपल लो, सॉलिड का क्या है भाई, आइस। तो आइस से अगर लिक्विड जाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। ठीक है, आपको पता है भाई आइस से अगर लिक्विड जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, दैट इज मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है,
मेल्टिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। कलर चेंज कर लो भाई, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। जो सॉलिड से लिक्विड जाते हैं। अब लिक्विड से गैस कैसे जाएंगे तो आपको पता होगा भाई, जब वाटर है उसको वेपोराइज, वाटर वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी क्या देना पड़ता है आपको? एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। एनर्जी दोगे आप, ठीक है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सिस्टम का, तब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, है ना? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बोल सकते हो क्या? चलो, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड क्या होता है? गैस में मतलब वेपराइज हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। अब बोलोगे लिक्विड तो आप सॉलिड में ले गए, तो क्या सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में ले जा सकते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। फ्रीजिंग, यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी निकालनी पड़ेगी, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है उसका जस्ट उल्टा करोगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर कंडेंसेशन बोल सकते हो, या लिक्विफिकेशन, दोनों चीजें बोल सकते हो कि लिक्विफिकेशन आप कर रहे हो गैस का, ठीक है। गैस को कंप्रेस करके क्या कर रहे हो? लिक्विफिकेशन। क्लियर है? तो एग्जांपल ले लेना, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे क्या है? वाटर है, और यहाँ पे क्या है भाई? आपका गैस वेपर बोल सकते हो, ठीक है। वाटर वेपर बोल सकते हो, वाटर वेपर गैस में। तो ये तीन चीजें कन्वर्जन के लिए एग्जांपल। अब बोलो भैया क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस की तरफ जा सके? कोई ऐसा तरीका है क्या अपने पास कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस की तरफ जा सके, है ना? आपने तीनों एक के बाद एक वाला प्रोसेस तो बता दिया कि भाई आइस से अगर वहां जाना हो तो मैं ये कर सकता हूं, बट क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं डायरेक्ट लिक्विड में ना जाके डायरेक्ट गैस में जाऊं? कोई ऐसा तरीका है क्या? ऐसा तरीका है क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से अगर यहां जाते हो तुम, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके को यहां से आप डायरेक्ट सॉलिड से जा सकते हो वहां पे। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो CO2 की बात करोगे भाई, इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में जब CO2 सॉलिड फॉर्म में है आपका, ये ड्राई आइस होता है। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है, गैस में। ये लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं, डायरेक्ट ड्राई आइस कहाँ चला जाता है? गैस में। दूसरा एग्जांपल ले लो भाई, कपूर की बात कर लो, ठीक है। कपूर, इंग्लिश वालों ध्यान से समझ जाओ। कैम्फर की बात करो, जब आप इसको बर्न करते हो, टेम्परेचर देते हो, ये डायरेक्ट कहाँ चले जाता है? गैसियस फॉर्म में, जल के राख हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता है ना? लिक्विड नहीं बनता है। और तुमने देखा होगा एक वो नेफ्थलीन की गोली आती है ना, नेफ्थलीन की गोली, वो वाली भी चीज़ें तुमने देखी होगी। नेफ्थलीन के हम बाथरूम में डालते हैं, है ना, जनरली बैक्टीरिया से बचने के लिए नेफ्थलीन का यूज़ करते हो, तो वो भी लिख लेना कि नेफ्थलीन भी होता है। वो भी डायरेक्ट क्या? सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? आपका गैसियस फेज में, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हैं बेसिकली आपके जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं। अगर रिवर्स जाओगे तो डिपोजिशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। लिख लेना कि रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हो? डिपोजिशन, ठीक है। गैस से डायरेक्ट क्या होता है? आपका सॉलिड फॉर्म में आते हो तो। क्लियर? लिख लो भाई नेफ्थलीन, ठीक है। एग्जाम्पल में पहला क्या है? CO2 जब सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाएगा। आपका दूसरा क्या है? कपूर, जब ये आप जलाओगे, इसको टेम्परेचर दोगे, एनर्जी दोगे, ये कहाँ जाएगा? गैसियस फॉर्म में विदाउट चेंजिंग। जो मेजर समझने वाली बात है क्या कि बीच में लिक्विड नहीं बनने वाला है। ये प्रोसेस तो आपको पता है भाई कि अगर सॉलिड से गैस जाना है तो 2 तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे समझ लो, ये सॉलिड है आपका, ठीक है, सॉलिड है, और ये क्या है? गैस है। अगर मुझे सॉलिड से गैस जाना है तो 2 तरीके हैं। पहले हम क्या करें? लिक्विड में चले जाएं, ठीक है, लिक्विड में चले जाएं, या फिर अगर डायरेक्टली जाना है तो इसको क्या बोलोगे? सब्लिमेशन, ठीक है। 2 तरीके हैं, पहले मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर लूं, फिर कहां जाऊं? गैस में। तो कुछ ही चीजें हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस जाती है, मैंने बता दिया। ड्राई आइस, जो CO2 गैस को ही क्या बोलते हो आप? ड्राई आइस। आगे पढ़ोगे भी और जान लो यही से कि बस CO2 को क्या बोलते हो आप? ड्राई आइस। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अगर भाई ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो गैस क्या हो जाएंगी? आयनाइज हो जाएंगी, आयनाइज हो जाएंगे। और ये क्या होती हैं? प्लाज्मा आयनाइजेशन को, और रिकम्बिनेशन को, मतलब आपके जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फिर से न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, और वो फिर से कहाँ, किस स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में। क्लियर? क्लियर? बस यही सारी चीजें भाई, यही समझना हमें इंटर कन्वर्जन। अब आगे ये देखेंगे भी कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है।
चलो इंटरचेंज यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे सॉलिड ले लो, ठीक है, सॉलिड में एग्जांपल डायमंड ले सकते हो। सॉलिड के बाद इसको अगर एनर्जी दोगे मेल्ट होगा, वापस वाला प्रोसेस फ्रीजिंग प्रोसेस है ना, वापस वाला प्रोसेस क्या होगा, फ्रीजिंग प्रोसेस। तो ये कन्वर्ट कहाँ होगा, सॉलिड लिक्विड में, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ध्यान से, यहाँ वाला ये वाला प्रोसेस नहीं पे लिखा हुआ है सब्लिमेशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी सारी चीजें, नियॉन साइन आपकी प्लाज्मा जैसे नियॉन साइन वो रेड लाइट वाली दिखती है ना भाई, मैंने जो बताया आपको कि पुलिस लाइट जो लिए रहते हैं, पुलिस लाइट, आजकल नियॉन इफेक्ट सबने देखा होगा, डांसर जो डांस करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वो ऐसे करते हैं तो कुछ सिंबल बन के आता है ना, नियॉन सिंबल, वो प्लाज्मा का ही बेसिकली बना हुआ होता है, वो इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, प्लाज्मा इफेक्ट ही होता है उसको बोलोगे, ठीक है। आयनाइज्ड नियॉन गैस, नियॉन गैस से ही नियॉन का इफेक्ट बनता है ना, ये सारी चीजें आप समझ लेना। प्लाज्मा देखो ये इनर्ट गैसेस के ही बनते हैं, जो आपके प्लाज्मा होती हैं इनर्ट गैसेस की होती हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, ये सारी गैसेस आपकी क्या होती हैं, प्लाज्मा गैसेस। जब आप उनको हीट कर दोगे आयनाइज हो जाएंगी तो, क्योंकि देखो उनके आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, फिल होते हैं। आप जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा, एटम्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कुछ गैसेस हैं जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं, तो उनको निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। सो दैट्स वाई वो कहाँ बन जाती हैं, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके ऊपर आयंस आ जाते हैं। तो उनको निकालने के, नॉर्मल गैस तो आप निकालोगे उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो प्लाज्मा स्टेट में वो जाएगा ही नहीं। अब ज़्यादा एनर्जी उनको देनी पड़ेगी जो ऑलरेडी स्टेबल हो, ठीक है। तो नियॉन इनर्ट गैसेस जितनी भी होती है वो बहुत ही स्टेबल होती हैं, ठीक है। उनको अगर आपको आयनाइज करना है तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है। क्लियर है? चलो आगे बात कर लेते हैं भाई, अब कैसे प्रेशर से कैसे हम चेंज कर सकते हैं स्टेट को, ठीक है। प्रेशर स्टेट कैसे चेंज कर सकता है, तो ये लो अपना भाई गैस था, ठीक है, इसको चेंज करना है अपन को कहाँ पे, लिक्विड में। गैस अगर है हमारे पास, उसको लिक्विड में चेंज करना है, तो क्या हम प्रेशर वाला कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमें स्टेट चेंज करना था भैया, तो हम एनर्जी दे रहे थे, टेम्परेचर में छेड़छाड़ करने से स्टेट चेंज हो जा रहा था। जैसे बर्फ थी, तो बर्फ को अगर टेम्परेचर दे दिया हमने, एनर्जी दे दिया, तो वो क्या बन गई भाई, वाटर, ठीक है, वाटर स्टेट में आ गई। बट अगर मैं बोलूँ भैया कोई गैस है, मुझे उसे रिवर्स प्रोसेस करा के लिक्विड में ले आना है, तो क्या प्रेशर से कुछ हो सकता है क्या, या फिर प्रेशर अलग से करने पे कुछ हो सकता है क्या। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन की तरह लो, सिरिंज मत समझना इसको, सिरिंज में वो काम नहीं कर पाएगा, पिस्टन की तरह लो। ये क्या है, रबर कॉर्क, मतलब फिक्स्ड है, आप यहाँ से बंद कर चुके हैं उसको। ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। अब तुम इसको कंप्रेस कर रहे हो, दूसरा कुछ यहाँ पे बना के देखते हैं भाई। ये क्या किया तुमने, यहाँ तक कंप्रेस कर दिया, ये वाला कहानी, ठीक है, इसको, तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, वेरी वेरी पास आ गए। अब तुम बताओ, तुमने क्या पढ़ा था, गैस के पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, वेरी दूर दूर होते हैं, है ना। अगर तुम इसको कंप्रेस करोगे, ठीक है, वही सारी चीजें उतने एरिया, यहाँ से देखो लीकेज का कोई चांसेस नहीं है, ये ध्यान रखना कि लीकेज का कोई चांस नहीं है। आप अगर इसको दबाते हो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वर्ट करने की। तो अगर तुम दबाते हो इसको, तो यहाँ से कोई गैस लीकेज का चांस नहीं है, ठीक है, गैस लीक नहीं कर सकती है। तो पार्टिकल्स क्या होंगे भाई, कंप्रेसिबल होती है गैस, ये तो क्लियर है कि गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल, है ना, कंप्रेसिबल होती है। अब गैस को तुम कंप्रेस भी कर सकते हो, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स पास पास आ जाए तो वो किस फॉर्म में चली जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। क्या लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं क्या उसको, ये क्या था, गैस। गैस को हमने कंप्रेस करा, प्रेशर लगाया, उसको कंप्रेस कर दिया, पार्टिकल्स पास पास आ गए। अब ये क्या बोल सकते हैं कि लिक्विफाइड है। क्या लिक्विफाइड है, क्या गैस क्या है, लिक्विफाइड हो चुकी, लिक्विड फॉर्म में। बेसिकली इसका नाम भी दोगे तुम तो लिक्विफाइड गैस ही दोगे, कि तुमने गैस को क्या करा है, प्रेशर लगा के अप्लाई करके लिक्विड फॉर्म में रखा है। एग्जांपल्स में देख सकते हो, ठीक है, एग्जांपल्स अगर देखोगे तुम, तो एलपीजी क्या होती है भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तुम उसको लिक्विफाइड करते हो कहाँ से, गैस से लिक्विड में। क्लियर? या फिर ये ले सकते हो सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। तुमने देखा होगा आजकल सीएनजी का काफ़ी ज़्यादा दौर चल रहा है। तो वो गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेस्ड कर दी जाती हैं। वो किस फॉर्म में लाई करती हैं, आपकी लिक्विड स्टेट में आपको मिलती है, ठीक है। तो लिक्विफाइड होती है, गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, नेचुरल गैसेस को। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर है भाई। अब इसको अगर कंप्रेस कर दोगे तुम प्रेशर लगा के, तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे आफ्टर कंप्रेसिंग, ठीक है।
कंप्रेसर लगाने के बाद पास पास आ जाएंगे। तो पार्टिकल्स जब पास पास आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विफाइड हो चुके हैं, लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं। क्लियर? वॉइस आ रही है ना अच्छी? बीच बीच में भाई चेक करते रहना अपने को, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे की बात कर लेते हैं भाई। एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर थे, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर थे भाई। अब इसको क्या करा हमने, पिस्टन लगा दिया, लीकेज वाला चांस नहीं है। फिर से लिख लो कि लीकेज पॉसिबल नहीं है, जितना आप कंप्रेस करोगे वो कंप्रेस होता जाएगा। पार्टिकल्स पहले थोड़ा थोड़ा पास आए, जब इसको काफ़ी ज़्यादा तुमने कंप्रेस कर दिया तो ये किस फॉर्म में आ गए हैं, सॉलिड का फॉर्म बोल सकते हो, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ लाइटर जो लेते हो तुम ना, लाइटर, तो इसमें देखो कि यहाँ क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड, है ना, लिक्विड भरी हुई थी। ये बेसिकली कंप्रेस्ड लिक्विड होती है। गैस से हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं। जैसे ही तुम यहाँ क्या करते हो, इसको पुश करते हो, ठीक है, दबाते हो, ये यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, यहाँ ऊपर क्या मिलेगा आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ऊपर क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इस प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। और यहाँ से ये मत सोचना कि यहाँ लिक्विड है तो यहाँ से निकलेगा भी लिक्विड, नहीं, ये जो निकलती है दैट वाज गैस। ठीक है, ये लिक्विड इनसाइड बॉटल भरी होती है, वो लिक्विफाइड होती है, कंप्रेस्ड लिक्विड होती है। ठीक है, गैस को आप क्या करते हो, कंप्रेस कर देते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब वो लिक्विफाइड गैस ही होती है। जैसे ही तुम्हें टेम्परेचर को हटाओगे, प्रेशर क्या है ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर से कम होता है। जैसे ही तुम प्रेशर रिलीज करोगे वो फिर से अपना स्टेट गेन कर लेगी, दैट इज गैसियस प्रेशर। तुमने होम मेड सिलेंडर जो खाना बनाते हो वो भी देखा होगा तुमने, वो लिक्विफाइड ही होती है, एलपीजी तो होती है, वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में आती है। कंप्रेस कर देते हैं हम गैस को, ठीक है, पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करके लिक्विफाइड फॉर्म में हम देते हैं। और जैसे ही तुम देखोगे उसको प्रेस करोगे, गैस निकलती है। बेसिकली कभी कभी लिक्विड्स भी निकलते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, बेसिकली गैस ही निकलती है। तो जैसे ही प्रेशर क्या होता है, उसमें था प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे मुकाबले कम पड़ता है, तो गैसियस पार्टिकल अपने आप को फैला लेते हैं, जितना ज़्यादा वो फैला पाते हैं। ठीक है, वो दूर दूर चले जाते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं जैसा वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर ये सिलेंडर है आपका, ठीक है, ये सिलेंडर, यहाँ पे पिन अगर लगा हुआ है तो इसको तुम दबाओगे, यहाँ से क्या निकलता है, गैस। इनसाइड तो भरा है भाई लिक्विड फॉर्म में। बट क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि प्रेशर का चेंज, यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। ये वाली कंडीशन कि पहले गैसियस पार्टिकल काफ़ी दूर दूर थे, थोड़ा दबाया तुमने, एकदम दबा दिया, तो ये सॉलिडिफिकेशन वाले पार्ट में इतना पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम होती है। आपका एक छोटा सा काम है, इसका एग्जाम्पल बताओगे आप, ठीक है, छोटा सा काम, ठीक है ना, क्लियर? चलो, क्लियर है भाई, क्लियर है, छोटी सी चीज़ें हैं भाई, बहुत ही कम कम। चलो एक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज। ये आंसर मुझे चैट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसमें से ऑप्शन मैं कल बताऊंगा इसका, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है एक छोटा सा, सारे लोग फटाफट से इसको अटेम्प्ट करो और बिना कुछ बोले कमेंट में मुझे आंसर्स मिल जाने चाहिए अभी। ठीक है, अगर चैट में नहीं कर पा रहे हो, लाइव सेक्शन में नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट में कर देना, बाद में लेक्चर जब देखना, रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उसमें कर देना। ठीक है, चलो ये आपके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, कि अगर आप कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो आप, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो स्टेट को। ठीक है, तो आप क्या क्या चीजें अप्लाई करोगे, ये आपके ऊपर है, छोटा सा चीज है, आप बता देना। चलो अब कुछ बात कर लेते हैं भाई वेरियस टेम्परेचर स्केल्स की, कि हम जो टेम्परेचर्स नापते हैं उसको मैंने नापने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे अगर तुम्हें बोला जाए पानी की, तुम अगर कैसे नापोगे पानी को, तुम बोलोगे भैया हम लीटर में नाप सकते हैं, मिलीलीटर में नाप सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आप क्या कर दोगे भाई इसको, और भी डेसीलीटर भी, इससे भी कम, तो क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या आपकी ml में नाप सकते हो और लीटर में नाप सकते हो। वैसे अगर तुमसे बोला जाए टेम्परेचर को नापने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे, तो उसके लिए 3 स्केल्स आती हैं आपकी, 3 चीज़ों में आप नाप सकते हो। पहली चीज़ क्या है भाई, केल्विन स्केल। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा था भाई, कहाँ पे, हीट वाले चैप्टर में। ये क्या था, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल बोल सकते हो क्या, हाँ भैया सेल्सियस स्केल। इसके बाद जो आती है दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल।
इससे तो सारे लोग पहले से ही रूबरू होंगे, क्योंकि आप लोग जब जाते हो डॉक्टर के पास तो वो आपका टेम्परेचर किस में बताते हैं, हमेशा फ़ारेनहाइट में ही बताते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम जब जाते हैं तो उन्होंने बोला कि 98 डिग्री सेल्सियस है ना, उन्होंने बोल दिया अगर मान लो 98 डिग्री, ठीक है 98 डिग्री, तुम बोलोगे क्या कि भैया जो पानी तो बॉयल होता है 98 डिग्री पे, अगर मेरा टेम्परेचर 2 और बढ़ जाए तो मैं तो पूरा बॉयल होने लगूंगा वाटर की तरह, है ना, वेपोराइज हो जाऊंगा, मेरे अंदर का वाटर निकल जाएगा। तो बेसिकली वो जो बताते हैं जो आपका 98 डिग्री वो कहाँ बताते हैं, फ़ारेनहाइट में बताते हैं। और वाटर की जो आप बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं दैट इज इन सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस में होती है वो, सेल्सियस स्केल में। क्लियर है? तो बार बार देखो मैं नहीं बताने वाला हूँ भाई आपके पास कि कितना क्या क्या होता है, क्या क्या आप देख लेना एक बार। फ्रीजिंग पॉइंट्स वो अब कन्वर्जन में बता देता हूँ, कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है, हर जगह कन्वर्जन ही पूछा जाता है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप निकाल लेना, देख लेना। टेम्परेचर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, अगर आपको क्या पता हो, हम मान लेते हैं क्या कि सेल्सियस स्केल आपको अगर पता हो, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपको पता हो, टीसी क्या है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, अगर उसको चेंज करना हो केल्विन में तो आप क्या करोगे, ये बोलोगे टेम्परेचर इन केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, अगर आपको चाहिए क्या टेम्परेचर इन केल्विन तो आप बोलोगे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, अगर आप कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका टेम्परेचर इन केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में आपको चाहिए तो आप क्या बोलोगे 9/5 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फॉर्मूला आपका होता है। क्लियर? सॉरी, ठीक है। चलो अब यहां से अगर हमें निकालना हुआ क्या, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसका भाई, वाटर का अगर निकालना हुआ, मैं तुमसे बोलूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बता दो मुझे केल्विन में, हमें पता किस में है, सेल्सियस में क्या, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये पता है। अगर इसमें तो सारे लोग जल्दी जल्दी केल्विन में बता दोगे क्या। देखो यहाँ पे टीसी क्या है भाई, टेम्परेचर इन सेल्सियस रखोगे आप, और टीके क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये होगा जो आएगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और ये टीसी क्या है आपका, टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि आपकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर सेल्सियस में पता है तो आपको अगर केल्विन में निकालना है तो आप क्या करोगे, TK इज इक्वल टू 100 प्लस 273 करोगे ना, ये 100 क्या है, TC तो है, TC तो है, तो ये 100 प्लस 273 कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 373 केल्विन। क्लियर? अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं मैं, टेम्परेचर इन केल्विन बता दोगे तो 0 प्लस 273 ही तो आएगा, यही आएगा, और ये क्या आ जाएगा 273 केल्विन, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। क्लियर? अगर मैं फ़ारेनहाइट में आपसे पूछूं कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फटाफट बता दो भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, तो ये बोलोगे 9/5 इंटू 100 प्लस का 32, ये क्या आ जाएगा भाई 20, है ना, 20 इंटू दिस, तो 180 प्लस 32, यही तो होगा 212। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भाई? अगर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, TF विल बी 32 फ़ारेनहाइट। क्लियर? क्लियर है? चलो अब छोटा छोटा सा होमवर्क लिख लो तुम लोग, होमवर्क लिख लो। क्या लिखोगे कि आपका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन है 278, ठीक है, तो यू हैव टू टेल ए टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, दो चीज़ें। पहली बात, और दूसरी बात क्या कि अगर आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट गिवन है कितना, मान लेते हैं ये 98.5, ठीक है 98.5, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड बता दो और टेम्परेचर इन केल्विन बता दो। क्लियर? और आपको अगर तीसरा क्वेश्चन लिख लो भाई, टेम्परेचर इन सेल्सियस पता है कितना, 322 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इन केल्विन बता दो और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, डेसिमल में आएगा, यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग टेलीग्राम में भी भेज देना ताकि मैं भी देख लूँ उसको। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिख दो। क्लियर?
तो आपको कन्वर्जन कर लेना है कहाँ से, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, पीछे वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको क्या कर देना है, आपको सारी चीजें बता देनी है, ठीक है। चलो चलो भाई, क्लियर है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं लेटेंट हीट की। समय है क्या अपने पास? हाँ बिल्कुल। लेटेंट हीट क्या होता है? अब देखो एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए अपन को करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से समझना। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो अपने घर पे भी। आप क्या करोगे, पहला काम कि फ्रिज में से एक आइस क्यूब निकालना, ठीक है, जिसका टेम्परेचर, आप एक थर्मामीटर भी आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी, ठीक है। दो चीजें होनी चाहिए आपके पास, एक थर्मामीटर होना चाहिए, एक आइस का टुकड़ा होना चाहिए। ये क्या आपका आइस, ठीक है, आइस, और आपने इसको क्या करा है, बीकर में रख दिया है, ये आपका बीकर। इसमें आपने एक थर्मामीटर भी लगा दिया है, ये रहा आपका थर्मामीटर, ठीक है। जैसे ही तुम इसको निकालोगे, इसमें डाला तुमने, मान लो पता चला टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर -5 -10 कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे फ्रिज के ऊपर है, ठीक है। अब टेम्परेचर में तुम्हें रीडिंग दिख गई -5। अब कुछ देर बाद ये सराउंडिंग से हीट लेगा और ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा सराउंडिंग से हीट, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर है ज़्यादा और आइस का टेम्परेचर है कम, तो टेम्परेचर बैलेंस होना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। ये हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो कुछ देर बाद आपको क्या मिलेगा भाई कि टेम्परेचर जो आइस का है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या हो रहा है, आइस तो क्या कर रहा है, मेल्ट तो कर रहा है, मेल्ट तो कर रहा है, बट टेम्परेचर क्या है, 0 पे ही कांस्टेंट है कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए आपको लगेगा, ठीक है। ये क्या है भाई, आधा वाटर बन चुका है, बट आपका टेम्परेचर नहीं घट रहा है, टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो आपको कुछ देर बाद ये चीज़ें महसूस होगी कि टेम्परेचर हमारा कमी नहीं हो रहा है। जैसे -5 से पहले 0 तक जाएगा तो आपको लगेगा भाई क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, हीट ले रहा है ये सराउंडिंग से और मेल्टिंग हो रही है। 0 तक गया, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 तक गया, ठीक है। तो चलो भाई हीट ले रहा है, मेल्टिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, आइस कहाँ जा रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है। टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है। अब बोलोगे ये कैसे भैया, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया एक लेटेंट हीट का, ठीक है। तो इसका एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे आप वाटर लो, ठीक है, इसका स्टार्टिंग आप मान लो, आपने जो पॉइंट रखा है, बॉइलिंग पॉइंट रखा है स्टार्टिंग का, वो पकड़ लेते हैं भाई। कुछ अपने स्टार्ट करा है 40 डिग्री सेल्सियस से। अब यहाँ से क्या कर दिया आपने, फायर दे दिया, इसको फायर कर रहे हो आप, ठीक है, फायर कर रहे हो आप, ठीक है ना। अब फायर कर रहे हो तो ये क्या करेगा भाई, जैसे जैसे जाएगा टेम्परेचर को क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करते करते ये कहाँ तक गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक। हमें देखो पता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस था थोड़ा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कहाँ से, 40 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखो ये हो कैसे रहा है, आप हीट कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। अब एक स्टेट बाद जब ये कहाँ पहुँच गया, 100 डिग्री पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को अचीव कर लिया, इसने अचीव कर लिया। सारे लोगों को ये बात क्लियर होगी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट तक वो पहुंच गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है क्या भाई, टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बट वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। वाटर कंटिन्यूअसली वेपर में चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट। हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर रुक गया, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ना, स्टेट चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, हम हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। जबकि हम यही नॉर्मल देखते आ रहे हैं अभी से कि अगर हम 40 डिग्री से कितना हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, हम खुश थे भाई चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट एक स्टेट बाद जब हम टेम्परेचर हीट तो दे रहे हैं, बट वो टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है। हीट कहाँ यूज हो रहा था स्टार्टिंग में, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, फिर बाद में वो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, वो टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है। वो कहाँ यूज हो रहा है, स्टेट चेंज करने में, स्टेट चेंज करने में, ठीक है। जो हीट बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो, ठीक है, हीट बोल लो या एनर्जी बोल लो, कहाँ यूज हो, स्टेट चेंज करने में, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं। इसको और बोल सकते हो क्या, हिडन एनर्जी, क्योंकि इसका पता नहीं लगा सकते हो आप कहाँ जा रही है,
ये आप यूज करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, आपका जो चेंज हो रहा है दैट इज स्टेट का ही चेंज हो रहा है सिर्फ। क्लियर है, बस स्टेट चेंज हो रहा है भाई, आपका टेम्परेचर तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। अब बोलोगे कैसे, हाँ भैया ठीक है, तो लेटेंट हीट जब आपका क्या होगा, वाटर से, जब आपका स्टेट वाटर से वेपर की तरफ जाए, गैस की तरफ चेंज होगा स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर, वेपराइजेशन। क्लियर है। और दूसरी स्टेट, एक स्टेट और चेंज हो रही थी दैट इज आइस से जब आपका स्टेट चेंज हो जाए कहाँ, लिक्विड की तरफ, सॉलिड से लिक्विड की तरफ, ये सॉलिड कर लेना ठीक है, लिक्विड की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको। तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हीट जब हम दे रहे हैं, टेम्परेचर वेरियस इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, हीट लोगे डिक्रीज करेगा, हीट दोगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बट एक समय पे जब बॉइलिंग पॉइंट पे हो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे हो, मेल्टिंग पॉइंट पे हो, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअस हीट देने के बाद भी, तो वो हीट जा कहाँ रही है। पहले तो हम समझ रहे हैं भाई हीट देने से हीट यूज कहाँ हो जा रही थी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, बट यहाँ पे अब टेम्परेचर कहाँ यूज हो रही है, स्टेट को चेंज करने में। टेम्परेचर कहाँ हो गई, कांस्टेंट। तो आपको भाई एनर्जी क्या हुआ, आपको लग रहा होगा हम तो एनर्जी फालतू दे रहे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी आपको दिख ही नहीं रही, इसका यूज दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इस एनर्जी को आप क्या बोलते हो, हिडन एनर्जी भी बोलते हो। क्लियर, लेटेंट हीट को क्या बोलते हो आप, हिडन एनर्जी। क्लियर, हिडन हीट बोल सकते हो, हिडन एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। और अगर आपका वेपराइजेशन स्टेट चेंज हो रहा हो कहाँ, लिक्विड से वेपर की तरफ, गैस की तरफ, लिक्विड से गैस, ये लिख लेना, वाटर से वेपर लिखना सही नहीं है, लिक्विड से गैस, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर जब वो वही प्रोसेस आइस से लिक्विड होने में जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उस टाइम जो हीट देते हो उस हीट को क्या बोलते हैं आप, अपनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्लियर है। जब हीट कहाँ यूज होने लगे, स्टेट चेंज करने में, ना कि टेम्परेचर, तो उस हीट को क्या बोलते हो, लेटेंट हीट। और वो निकलता कैसे है, ये निकलता है m इंटू एल, ये L फिक्स होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट है भाई कि ये आप क्या करोगे, ये आइस के क्यूब्स यहाँ पे ले लोगे, ठीक है, आइस के क्यूब्स, और हीट करने लगोगे, तो एक समय बाद ये आइस था, ठीक है, एक समय बाद ये क्या होगा, वाटर तो बन जाएगा। ठीक है, वाटर बन जाएगा। पहले क्या था, मान लो पहले था अपना ये टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तुमने हीट करा नीचे से, ये एक्सपेरिमेंटल बेस है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करके देखेगा ये चीजें, इसको हीट करने पे एक समय पे ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस हीट कर रहे हैं, ये फिर वाटर में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने बोला भाई हीट हम 0 डिग्री आइस से ही देना स्टार्ट करे थे, आइस से ही, और ये 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर लिक्विड तक पहुंच गया, फिर भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। हम हीट तो कंटिन्यूअसली दे रहे थे, हीट तो हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली दे रहे थे इस आइस को। ये हीट कहाँ यूज हो गई, फेज चेंज में। इसी हीट को आप क्या बोलते हो, जो हीट आप दिए हो, लेटेंट हीट। ठीक है, जो कहाँ यूज होती है, फेज को चेंज करने में। क्लियर है बाबू, क्लियर है, कहाँ यूज हो, फेज को चेंज करने में। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो घर पे। ठीक है, चलो एक ग्राफ के मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, ग्राफ के मदद से आपको मैंने वहां पे भी बताया था, यहाँ पे समझो। पहले ये क्या था आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लेते हैं, चलो ये था 0 नहीं, ठीक है, 0 नहीं हो सकता, इसको चलो -10 पकड़ लेते हैं या -15, कुछ भी पकड़ लेते हैं। चलो -4 डिग्री सेल्सियस ये था। ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस। यहां से अब तुम हीट दे रहे हो सॉलिड को, ये कहां पहुंचा, पहले मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड पे पहुंचा। आगे हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मैं कल आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा एक समय पे। ये साथ साथ क्या हो रहा था, आप ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पे ये क्या था आपका, हीट था पहला पॉइंट, ये क्या था पहला पॉइंट। फिर यहाँ पे गए, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो रहा था, दूसरा पॉइंट। यहाँ पे गए, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये आपका पाथ है। ठीक है, आपको ये फॉलो करना है स्टार्टिंग में, यही आपका एक्चुअली डिनोट कर रहा है किसको, आप जो प्रोसेस कर रहे हो, ये पाथ है एक्चुअली। ठीक है, तो आपको अगर हीट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हीट पे परपेंडिकुलर डालोगे, अगर टेम्परेचर तो ये टेम्परेचर पे। मान लो ये तीसरा पॉइंट, और इस पॉइंट को पकड़ लो, ये चौथा पॉइंट, ये क्या होगा आपका चौथा, तीसरा पॉइंट ये चौथा।
अब अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये क्या है भाई, 5वां पॉइंट, ठीक है। ये तो वेरी कर रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, कॉमन। मतलब हीट तो हम दे रहे हैं, बट हीट कहाँ वेस्ट हो रही है, वो स्टेट चेंज करने में, ना कि टेम्परेचर, ठीक है। आप जान तो रहे हो कि टेम्परेचर चेंज होता है, पहली टेम्परेचर कहाँ पे रुकेगी आपकी, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज होगी, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे। इस पोजीशन पे क्या होती है भाई, आपकी जो हीट देते हो आप, वो कहाँ यूज होती है, फेज चेंज करने में, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में। गैस से लिक्विड जा सकती है, लिक्विड टू गैस जा सकती है, सॉलिड से लिक्विड जा सकती है, लिक्विड टू सॉलिड। बट वहां पे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट कुछ सेकंड के लिए, कुछ वाइल ऑफ मोमेंट के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहां तक आप कहीं पे भी ले लो, कौन सा भी पॉइंट है, 6वां ले लोगे, आपको टेम्परेचर हमेशा चौथा पॉइंट वाला ही मिलने वाला है। फिर एक समय के बाद यहाँ पे जब ये 7वां हो गया, यहाँ पे भी वो, अगर ये पॉइंट तुम 8वां ले रहे हो तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा दैट इज ये वाला पॉइंट, ये 5वां। तो कुछ समय बाद फिर से वो पॉइंट चेंज हो रहा है, ठीक है। वाटर के केस की अगर वाटर से एक्सप्लेन करें तो ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हम हीट दिए तो ये पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहां से जैसे ही हीट दोगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये क्या हो रहा होगा, इतने दूर में आपका आइस जो होगा वो कहाँ चेंज हो रहा होगा, वाटर में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा होगा इस पूरे प्रोसेस में। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ से ये क्या था, यहाँ से वाटर था, वाटर कहाँ पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे कहाँ पहुँचा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ तक पहुँचेगा। जो भी ये लाइन यहाँ तक दिख रही है, इस स्लोप वाली जितनी भी लाइन दिखेंगी, उसमें जो हीट यूज हो रही है वो कहाँ यूज हो रही है, टेम्परेचर को चेंज करने में। बट ये वाली जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो कहाँ यूज हो रही है, हीट आपका स्टेट चेंज करने में, गैस टू सॉलिड, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है, वो स्टेट चेंज कर रही है। यहाँ पे सेम कास्ट, यहाँ पे गैस आपका क्या होगा, ये, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लाज्मा स्टेट आ जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट। क्लियर है, समझ में आ गई सबको। वेपोराइजेशन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है, हीट आप कंटिन्यूअस दे रहे हो, हीट चेंज से ही वो क्या होगा, दिस। और इस टाइम जो यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ के बीच वाली ये जो हीट है, ये हीट आप क्या बोलोगे, इसी हीट को क्या बोलोगे आप, लेटेंट हीट बोलोगे, ठीक है। इस वाले रेंज में जितनी भी हीट आ रही है, ये वाली एक्सिस की जितनी भी वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, लेटेंट हीट आएगी। क्लियर, मैं इसको इरेज करके आपको दे दूंगा। क्लियर है ना भाई। चलो, आई होप आज वाली चीज़ें यार आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एकदम क्लियर कट। अगर नहीं समझ में आई होगी कमेंट करो, मैं कल उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, खूब बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद आगे चीज़ें करेंगी। अब जाते जाते एक बेसिक सी बात मैं बता दे रहा हूँ भाई, अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है बाबू, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपकी 10 तारीख को ही आपकी नेक्स्ट जूम मीटिंग है, 10 अगस्त को, ठीक है। तो मस्ट ज्वाइन, ताकि आप उस दिन अपने क्या करो, जितने भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं, आपको कोई भी चीज़ें हमसे बात करनी हो, कोई भी चीज़ें करनी हो, आप यहाँ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या मिलेगी भाई, पर्सनल मेंटरशिप, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है। अगर आपको कहीं पे भी आप लैग कर रहे हो, आपके पास 2 भैया हैं, एक मैं हूँ, एक किशन भैया, दोनों लोग मिलके क्लियर करेंगे आपके डाउट्स को। तो मेक श्योर कि 10 तारीख से पहले ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास अभी कोई डाउट है तो उसको कमेंट करो, कमेंट करना ज़रूर, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ। आज वाली चीज़ें आई हो पूरी समझ में आ गई होंगी। होमवर्क अच्छे से करना है, ठीक है, होमवर्क अच्छे से करना है। चलो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, ठीक है। मस्त रहो सारे लोग, स्वस्थ रहो।